संसार की जो सबसे एक बड़ी रिसर्च हो रही है, 98 ईयर्स से वो रिसर्च चल रही है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है। अच्छा। कि इंसान को खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और ये मानना था जो साइंटिस्ट थे कि वो बोलेंगे कि हेल्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तो खुश रहेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर आया है वो हमारा सोशल रिलेशनशिप आया है। अच्छा। कि अगर सोशल रिलेशनशिप सही है तो चीज़ें सही हैं। हस्बैंड को मारने में भी यहाँ की जो पत्नियां हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो ये जो वायलेंस है ना, ये प्यार की कमी है। मेरी दादी को क्या चाहिए था, उनको सिर्फ ये चाहिए था कि कोई पूछ ले। मैंने दादी से पूछा, अच्छा बताओ अपने बेटे को कौन से स्कूल में, उनको स्कूल से पता नहीं है, खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो इतनी खुश हुई कि हाँ मुझसे पूछा गया कि घर में दादा दादी हैं नहीं, तो किसी आया को रखा हुआ है, आया ने बच्चे को, छोटे से बच्चे को भिखारी को दे दिया। तलाक के मामले को एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देख सकते हैं या जो हमारे पारिवारिक मूल्यों का हराज। कुछ महिलाएं जो अमीर परिवार से आती हैं वो तो इतनी ज्यादा एलिमनी मांगती हैं कि वो किसी भी स्टेट का जो एनुअल बजट है उससे भी एक्सीड कर जाए। तो एक स्टूडेंट वहां पे गई और उसको वहां पे अपनी दादी मिली। अच्छा। पेरेंट्स ने झूठ बोला हुआ था कि नहीं वो दादी तो गांव में है, और वो वृद्धाश्रम में भेज दी गई थी। मैंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाया है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह मुझे सच में प्यार है। नमस्कार, मैं गोविंद। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद प्रोफेसर के इस नए एपिसोड में। कहते हैं कि आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, नाम कमा लें, लेकिन आपके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं है, पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। भारत में हमेशा से एक संयुक्त परिवार की संरचना रही है। लोग दादा, पोते, पिताजी सब एक साथ रहते हैं, एक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते आए हैं। लेकिन समय के साथ है बदल रहा है, लोग अब न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ अब लिव इन में रहने का, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा है। तो इन सारी चीजों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पारिवारिक रिश्ते, हमारे जो दादा दादी या जो छोटे बच्चे का परवरिश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क की प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कौशिक मैम। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। आपने सही कहा कि परिवार जो है वो समाज की एक बेसिक इकाई के रूप में है। जैसे जो समाज अगर एक इमारत है तो परिवार उसकी एक ईंट है। तो वो बेसिक इकाई बहुत बहुत ज़रूरी होती है, और वहाँ अगर चीज़ें उथल पुथल हों तो सारे समाज पे असर पड़ता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से विघटन हो रहा है परिवारों का। पहले 3 जनरेशन एक साथ रहा करती थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण भी होता था। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती थी, पर फिर भी मिलजुल कर चीज़ें चल जाती थी। लेकिन आजकल जिस तरह से विघटन हो रहा है और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, आजकल ग्लोबलाइजेशन, तो न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रही हैं और बिल्कुल एकदम एक ही जना। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका हमारी मानसिक स्थिति पे तो बहुत बुरा असर पड़ता ही है। और धीरे धीरे अगर हम कहें तो बच्चों पे इसका बहुत गंभीर असर पड़ता है। बच्चे जो होते हैं वो क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने। तो बाल मन पे अगर परिवार का वो नहीं मिलता है उनको सिक्योरिटी और जो समझ है और वो जो वैल्यू इनकलकेशन है परिवार का, वो अगर नहीं मिल पाता है तो बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक बात जो आपने कही ना, मैं बोलना चाहूँगी कि हम सब आइडेंटिफाई ही अपने आप को परिवार से करते हैं। मैं तुम्हारा भी परिचय पूछूं तो तुम अपना नाम बोलोगे और फिर ये बोलोगे मैं इस परिवार से हूँ। तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब हमारे अंदर एक रूप में रहते हैं, और हम फ्रेगमेंटेड फैमिली ही कहे जाते हैं कि हाँ हम परिवार का ही एक अंग की तरह ही पूरी जिंदगी जीते हैं। और अगर वहाँ समस्या आती है तो उसका असर तो पूरी जगह पड़ता ही है। मैम, लिव इन रिलेशनशिप भी अब भारत में काफी तेजी से प्रचलन में आ रहा है। इसका कहते हैं कि व्यक्तिवाद की ओर बढ़ावा मिल रहा है, और भारत की जो सामाजिक संरचना रही है उसमें सामूहिकतावाद रही है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है एक हमारे जो पारिवारिक संरचना पे?
एक्चुअली जितनी भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, ये जो एकल परिवार और खासकर जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये समाज में, भारतीय समाज में अभी इसको एक्सेप्ट उस सेंस में नहीं किया गया है। लीगैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो सोशल नॉर्म होते हैं उसके तहत इसकी स्वीकृति उतनी नहीं होती। होता क्या है कि परिवार में जब कोई होता है तो वो जो समाज का भी उसको एक मान्यता प्राप्त होती है। हाँ, एक घर की बहू है, चाहे रिश्ते जितने भी खराब सही मान लो अपने पति के साथ में, लेकिन बाकी परिवार में वो कन्फर्मिटी है, पति को भी घर में आके उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। और धीरे धीरे मनमुटाव दूर हो जाता है और परिवार प्यार से रहने लगता है। तो उस तरह का होता है। लेकिन जब लिव इन की आप बात करते हैं तो लिव इन में और कोई है नहीं, तो आपस में लड़ाई होगी तो वो ईगो क्लैशेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो फिर टूटते ही हैं आगे। तो बहुत कम उस लेवल की समझ शायद ही किसी में होती होगी जो लिव इन की तरफ जाता है और जो बिखराव के जो भी तत्व हैं उनको ठीक से डील कर पाए, वो बहुत मुश्किल हो पाता है। तो मानसिक और सामाजिक असर तो बहुत बुरा पड़ता है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में इसका कोई भारतीय समाज पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? लॉन्ग टर्म में चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होंगी। जैसे कि आपने देखा कि जब जॉइंट फैमिली थी तो परिवार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हमारे दादा जो हुआ करते थे, उनकी बात का इतना वैल्यू था कि वो बोलते कि इधर शादी करनी है और परिवार के पैसे ऐसे बटेंगे। तो वो सब चीज़ें हमारे भारतीय समाज का एक बहुत हिस्सा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक कलेक्टिव अप्रोच है ना, सामूहिक व्यवस्था का ये जो चीज़ है वो बहुत रहती थी। तो और जब वो चीज़ हट जाएगी तो इंसान के जो अंदर के जितने भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो रिश्ते के बीच में आते हैं तो कोई संभालने वाला नहीं रहता। ये इसी तरह से जैसे नदी में बाढ़ आ जाए। अच्छा। तो जो परिवार, जो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, वो एक बांध का काम करते थे ना, ये डैम बना हुआ है, तो आप डैम से कंट्रोल कर पाते थे आवेगों को और बहुत सारे क्राइसिस को। तो वो डैम प्रोटेक्ट रखता था। जो पारिवारिक जो लड़ाई झगड़े माता पिता के बीच या परिवार में आपस में, इन सब का घर के बुजुर्गों पर और बच्चों पर, जो छोटे बच्चे हैं, उनके मानसिक विकास और नैतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली तुमने बहुत सही बात पूछी है, क्योंकि आजकल के समाज में बुजुर्गों की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो गई है। हम शायद 100 साल पहले भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम बुजुर्ग व्यक्तियों को एक वल्नरेबल ग्रुप की तरह देखेंगे। वो समाज के सबसे शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। जो पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू से हमारे समाज में रहा, तो 5 बुजुर्ग हुआ करते थे जो सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व करते थे। कम्युनिटी की थी तो उनकी बात हर कोई माना करता था। तो वो पंचायत वही, वो कि घर का भी मुखिया वही है। और अब धीरे धीरे जो एक पहले क्या होता था कि भारतीय परिवार के 2 मूल जो प्रिंसिपल्स रहे थे, वो एक तो रहा था कि जो भी एज में आपसे बड़ा है, उम्र में आपसे बड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। उम्र की रिस्पेक्ट होती थी। तो कोई भी बुजुर्ग है तो नहीं, आप बुजुर्ग से शालीनता से पेश आएंगे, आपको ओबीडियंस दिखानी होगी। तो और ये भी होता था कि मान लो बड़ा भाई नहीं कमा रहा है उतना, छोटा भाई बहुत मेहनत से बहुत पैसा कमा रहा है, तो वो उस टाइम पे इंडिविजुअलिटी का या इंडिविजुअल ईगो का उतना ये नहीं था। हाँ, आप छोटे हो, आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, लेकिन सारा का सारा पैसा दादाजी के पास जमा होगा और वो हमारी जरूरतों के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब वो चीज नहीं रही। अब वो जो एस्क्राइब्ड स्टेटस था पहले, अब वो अचीव्ड स्टेटस में बदल गया। अब अगर मैं बुजुर्ग हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो रिस्पेक्ट कमाने के लिए। अब मुझे नेचुरली नहीं मिलेगी मेरी एज की वजह से। तो वो एक बहुत गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि जो मेडिकल एडवांसमेंट हुई ना, तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ गई है। जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, उस टाइम 35 इयर्स के अप्रोक्सीमेटली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 35 साल। आज 70 साल हो गई, डबल हो गई है। तो आज हम सब बहुत ज़्यादा ये एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 70 साल तक जिएंगे। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ टाइम है ना,
ये सबसे भारी मुसीबत बन गया है क्योंकि रोललेसनेस हो गई है। हाँ। पहले एग्रीकल्चर था तो आप अपने दादा से, घर के बड़ों से पूछा करते थे कि अच्छा कब कैसे खेती करें, कब उनकी फसल सलाह। की बुराई करनी है, ये करना है, सब हम पूछते थे उनसे। उनकी बिल्कुल। नॉलेज, हाँ। रोल इम्पोर्टेंट था। अब वो नहीं रहा। मैंने है एक ना? जो गौर किया है, जो जेनजीज हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 प्लस कर चुके हैं, उन दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ। ये इसी वजह से है क्योंकि आप देखिए परिवार में, पहले परिवार ना बहुत सारे रोल निभाया करता था। तो इंडिपेंडेंस से भी पहले की अगर हम बात कहें तो घर की जो दादी या बड़े लोग थे वही एजुकेशन भी देते थे। तो बेसिक नीड्स आपकी परिवार पूरा करेगा, इकोनॉमिक नीड्स भी। तो उस टाइम का स्ट्रक्चर ऐसा था, जब नोमैडिक के बाद में जब सेटलर्स बने थे ह्यूमन बींग्स, तो मान लो आप बुनकर फैमिली से हो तो सारा परिवार कपड़ा बुन रहा है। हाँ, मैं मान लो खेती कर रही हूँ तो हमने आपको गेहूं दिए और आपसे कपड़ा लिया, तो ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो परिवार इकोनॉमिक यूनिट भी होता था। हाँ, तो इकोनॉमिक यूनिट का रोल प्ले कर रहा है। वैद वगैरह नहीं होते थे, है ना? तो घर की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दादी नानी के नुस्खे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो तुम पैदा हुए तो तुम्हें अच्छा पेट में दर्द हो रहा है तो हींग लगा लो, हाँ हो जाएगा ठीक। आजकल हम नहीं मानते हैं, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो धीरे धीरे परिवार के जितने इंपॉर्टेंट रोल थे ना, वो सब आउटसोर्स हो रहे हैं। तो परिवार रोललेसनेस में आ रहा है। बुजुर्ग लोगों का रोल समाज में कम रहा है। उनके एक्सपीरियंस और जो उनके अनुभव थे, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, जो तुमने बिल्कुल सही कहा है कि वो रोललेसनेस है ना। तो हम बच्चों को आजकल जबरदस्ती बोले नहीं रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो रोल नहीं बचा, है ना? तो ये एक सबसे भारी समस्या हो रही है। और इंसान के पास 40-50 साल का समय है जब वो रोललेस बैठा है। तो वो एक, अगर इस पे हम खोज कर पाए, इस पे हम हमारे समाज को चेंज कर पाए, उनको फिर से वही रोल प्रदान कर पाए, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज के समय में आपका मानना है कि जो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था है उसकी प्रासंगिकता भी बची है? बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये देखो कि हम अभी यहाँ द्वारका में हैं और मेरा बेटा जब छोटा था, यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने में मुझे 1.5-2 घंटा लगता है। छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, वो घर में अकेले 3 घंटा बंद रहता था। अच्छा। क्योंकि कोई है ही नहीं परिवार में, अकेला ही वो हुआ, है ना? क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ पाया मेरे परिवार से उस टाइम। तो और मैंने इस चीज को जिस तरह से अनुभव किया है, क्योंकि वो एक माँ के दिल में हमेशा वो रहती थी कि वो ठीक होगा ना, वो ठीक होगा ना। और अगर वही संयुक्त परिवार होता तो क्या ही चिंता थी, है ना? दादा आराम से, चाचा चाची। हाँ, तो मेरी कितनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो बच जाते अगर घर में कोई भी बुजुर्ग होता मेरे बच्चे को देखने के लिए। और आजकल ऐसी समस्याएं पूरे द्वारका में आपको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो हम डोमेस्टिक वर्कर्स पे निर्भर हो गए हैं ना, ऐसे केसेस यहाँ पे बहुत आए हैं कि घर में दादा दादी हैं नहीं, तो किसी आया को रखा हुआ है, आया ने बच्चे को, छोटे से बच्चे को भिखारी को दे दिया। अच्छा। तो भिखारी भीख मांगते हैं ना, छोटा बच्चा होगा तो हम इजीली दे देते हैं। तो वो पेमेंट बेसिस पे हर रोज वो भिखारी को बच्चा दे देती थी कि ये लो। और हाँ, तो इस तरह के क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि परिवार में बुजुर्ग नहीं है। एक जो पहले जो सिस्टम था कि सब साथ रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि दादा कहीं और है, गांव में है, पिताजी कहीं और जॉब कर रहे हैं, बेटा कहीं और पढ़ाई कर रहा है, तो ये पूरा बिखर गया है। और एक दूसरे के बीच कनेक्टिंग, एक मोबाइल फोन कनेक्ट कर पाता है कि सुबह शाम बात हो जाती है। लेकिन इसका एक और मोबाइल फोन का डिफेक्ट आ रहा है कि हम घर में साथ भी होते हैं ना, तो बातचीत करने से ज्यादा हम किसी घर का कोना पकड़ लेते हैं और मोबाइल फोन चलाने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे यहाँ डिपार्टमेंट में 2-3 स्टडीज हो रही हैं जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पेरेंटिंग में और ग्रैंड पेरेंटिंग में किस तरह बाधा बन रही है। तो ये इतना बड़ा इशू है कि परिवार में कनेक्शन ही भूल गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कनेक्ट तो बहुत
टेक्नोलॉजी ने हमको कर दिया कि डिस्टेंस केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरे दुनिया से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अपनों से नहीं से दूर हो पाता है। तो ये बहुत भारी समस्या आ रही है और इसके लिए हमें वाकई समाधान ढूंढना पड़ेगा। अब तो कहते हैं ना कि अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन के साथ साथ फोन एडिक्शन से बचने के लिए भी सेंटर्स शुरू हो गए हैं। मैंने एक एपिसोड भी शूट किया था रील्स एडिक्शन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हम लोग रील्स देखने में। मैम दूसरी और जो हम बात करें हमारे समाज की, तो एक जो गांव का जो सिस्टम था, ग्रामीण सिस्टम, वहाँ क्या होता है ना कि अगर आपके यहाँ कोई शादी है या विवाह है तो उसके लिए कोई हलवाई या काम करने वाले नहीं बुलाते, कि आसपास के लोग, एक टर्म यूज किया जाता है गुतिया, या जो यंगस्टर होते हैं वो सारे काम करते हैं, खाना खिलाने से लेकर, और पंगत सिस्टम होता है, बैठकर एक साथ खाते हैं और एक साथ उठते हैं, तो वो पूरा सिस्टम। लेकिन अब धीरे धीरे जो कैपिटलिज्म है वो हावी हो रही है, और जो अब सेल्फ सर्विस सिस्टम है, तो उन चीजों का भी हमारे समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? ये भी बहुत सही बात कही, और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम ना लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हैं। सुख सुविधा बहुत आ गई, लेकिन वो कनेक्टिविटी कहीं पे खो गई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तुमको बताऊं कि संसार की जो सबसे एक बड़ी रिसर्च हो रही है, 98 इयर्स से वो रिसर्च चल रही है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है। अच्छा। कि इंसान को खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और ये मानना था जो साइंटिस्ट थे कि वो बोलेंगे कि हेल्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तो खुश रहेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेडिक्टर आया है वो हमारा सोशल रिलेशनशिप आया है। अच्छा। कि अगर सोशल रिलेशनशिप सही है तो चीजें सही हैं। एक मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें पता कि आदमी को हम सफल कब मानेंगे, या उसके पास पैसा होगा तब, या उसके पास शक्तियां होंगी, पावर होंगी तब, या उसके नाम या शोहरत होगी तब, या उसके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, सबसे मधुर होंगे तब। तो इनमें मुझे तो लगा हुआ है कि जो पारिवारिक रिश्ते आपके जितने मधुर हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, वो व्यक्ति उतना सुखी और संपन्न रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा। और इसी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जो समझदार यंगस्टर्स हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो इन्हें बताएं, क्योंकि आपने अपने कॉलेज वगैरह में भी और आजकल के जो यूथ हैं उनमें देखा होगा कि ये दिल टूटना और यहाँ रिलेशनशिप के जितने भी सारे चैलेंजेस हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेना, ये सब बहुत बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, पढ़ाई की चिंता इतनी है, और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा। और हर साल एग्जाम टाइम में इतने सारे केसेस आते हैं जो सुसाइड के इन कॉलेजेस में हो जाते हैं। कोटा जैसे सर हॉटस्पॉट इसके हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसीलिए है कि कहीं इंसान वो प्यार की तलाश कर रहा है और वो प्यार है नहीं। वो कहीं पे एक भरोसा मिल जाए ना, वो बच्चे वो सुसाइड की तरफ नहीं सोचते हैं। टेंशन है, चैलेंज है, सब है, लेकिन जिनको भी थोड़ा भी सपोर्ट मिला होता है, जहाँ परिवार का एक ये होता है कि हाँ मुझसे कोई प्यार करने वाला है, तो फिर वो लोग उस दिशा में नहीं जाते। लेकिन एक जो करियर की टेंशन होती है, एक हम भी यहाँ मगध से दिल्ली आए हैं करियर की तलाश में कि हम भी कोई एक अच्छा जॉब मिल जाए या अच्छा, तो उसके कारण परिवार से दूर होना पड़ता है। तो लेकिन एक साथ कभी कभी फीलिंग आती है परिवार से दूर होने का। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, वो शायद संभव है ही नहीं कि हम फिर से गांव में जाके और फिर से उसी तरह की जिंदगी जिए जैसे है ना संयुक्त परिवारों में जीते थे, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक सिस्टम इतना बदल गया है, इतनी चीजें बदल गई हैं कि अब वो संभव है ही नहीं। आप लोग ये एपिसोड बना रहे हो, ये पॉडकास्ट बना रहे हो, इससे ये बात साबित होती है कि यंग जनरेशन कितना अच्छा सोचती है। लेकिन कई बार हम लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो ये मान के बैठते हैं ये लोग तो अपने करियर के लिए हमें छोड़ के चले गए, परिवार को तोड़ के चले गए। तुम लोग सेंसिटिव हो, और मैं ये कभी भी नहीं मानती हूँ कि यंगर जनरेशन में वो सेंसिटिविटी नहीं है, बस हमारे ना एक्सप्रेशन करने के तरीके बदले हैं, और वो बदलने भी चाहिए, वो शायद रिक्वायरमेंट भी है। तो कनेक्ट करने के लिए फोन है, वो सब है, बस इंटेंशन की कहीं पे जरूरत होनी चाहिए। इंटेंशन रहे तो चीजें बहुत बेटर हो जाती हैं। मैम, शादी की जो एक सिस्टम है, शादी एक सामाजिक संरचना भी देखा जाता है कि एक सामाजिक बंधन है, या ये व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। जो अब पहले सामाजिक बंधन एक शादी का था, लेकिन अब लव मैरिज या लिव इन एक व्यक्तिगत निर्णय हो रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं? शादी एक सामाजिक बंधन है या व्यक्तिगत निर्णय?
एक तो व्यक्तिगत वो होना भी चाहिए, क्योंकि देखो एक ही फैक्टर काम नहीं करता। मतलब अब हम उस माहौल में नहीं है जहाँ चीजें सफेद और काली होंगी, बहुत सारे ग्रे एरिया है। तो अगर मैं कहूँ कि व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, तो शायद 20-25 साल में मेरी समझ उतनी परिपक्व ना हो, मैं एक किसी के प्यार में हूँ और मैं घर से भाग जाऊं और पता चले कि वो रिश्ता खत्म, फिर लाइफ खत्म। और तो ये गलतियां उस एज में हो सकती हैं। तो और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, पारिवारिक होना चाहिए, तो हमारे पास वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ खाप पंचायत है और जबरदस्ती ऐसे विवाह करा दिए जाते हैं। अब ऐसा होता है ना कि हम किसी को जानते नहीं और आज उसके साथ पूरा जीवन बिताना हो। तो वहाँ देखो, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि परिवार जहाँ हमारे देश में तो उसको, और वैसे भी ये बोला गया है कि परिवार जो है वो बाशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, सबसे खूबसूरत ये है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो हम लोग कमियों को हटाएं, साथ मिलके वो डेमोक्रेसी की बात करें। 1994 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि बिल्डिंग डेमोक्रेसी एट द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। हार्ट ऑफ द सोसाइटी है फैमिली। तो फैमिली में अगर हम डेमोक्रेसी कैसे लाएंगे, आप डिसीजन करते हैं, आप सबको इन्वॉल्व कीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरह वोटिंग होनी चाहिए। मेरी दादी को क्या चाहिए था, उनको सिर्फ ये चाहिए था कि कोई पूछ ले। मैंने दादी से पूछा, अच्छा बताओ अपने बेटे को कौन से स्कूल में, उनको स्कूल से पता नहीं है, खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो इतनी खुश हुई कि हाँ मुझसे पूछा गया। तो वो मान सम्मान, वो प्यार, इसी तरह से बेटा भी जब मेरा छोटा था तो तभी से मैंने उसको, अच्छा बताओ आज ये डिसीजन लें कि ये लें, करो चाहे पेरेंट्स अपने मन की, लेकिन इन्वॉल्व करना बहुत सही रहता है। पूरे परिवार को आप डिसीजन ले रहे हैं। तो बात वही है कि स्ट्रक्चर पे ना जाके ना फंक्शनैलिटी पे थोड़ा सा जाना चाहिए कि प्यार के एक्सप्रेशन के तरीके बदलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि यंग जो एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो उनमें सब ठीक है, उनमें भी बहुत सारा इस तरह की कुछ में अभी भी वो उस तरह का उनका एटीट्यूड है कि नहीं, ये बच्चे हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हैं, है ना, पोस्ट डेटेड चेक तो बहू के लिए दहेज लाना तो बहुत जरूरी है। और जबकि ये सारी चीजें, और वो बहुत एडमेंट होकर इस चीज को फॉलो करवाना चाहते हैं, तो वहां पे भी उनकी गलती है। तो ये नहीं होता है कि किसी भी सिस्टम में कोई एक पार्टी हमेशा गलत होती है, लेकिन वही है कि मैं हमेशा आशावादी रहती हूँ कि तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो कि चीजों को बहुत स्किलफुली डील कर लोगे। और एक चीज ये है, मुझे चार्ली चैपलिन का वो स्टेटमेंट बहुत बहुत अच्छा लगता है कि प्यार सबसे बड़ी पावर है। हाँ, और अगर आपको किसी को दबाना हो, किसी को मारना हो, किसी को हार्म पहुंचाना हो, तब आप पावर का यूज कर सकते हैं। बाकी सब चीजों के लिए प्यार काफी है। तो वो प्यार का एक्सप्रेशन, और वो शर्तों में बंधा प्यार ना हो। तो सोशल वर्क की तो वैल्यू भी यही रही है कि वो अनकंडीशनल पॉजिटिव लव रहे और चीजें बदलती हैं। भारत में अगर कुछ पिछले दशकों के आंकड़ों को देखें तो घरेलू हिंसा काफी तेजी से बढ़े हैं और इसका पारिवारिक संरचना पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तलाक के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, बहुत तेजी से। तो तलाक के मामले को एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देख सकते हैं, या जो हमारे पारिवारिक मूल्यों का ह्रास? ये पारिवारिक मूल्यों का ह्रास ज्यादा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फैमिली कोर्ट में अपना फील्ड वर्क कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि कोविड टाइम में तलाक, कोविड के बाद में और कोविड के दौरान इतना ज्यादा तलाक के केसेस में बढ़ोतरी हुई है कि वो बहुत हैरानी वाली थी। तो जब मैं फील्ड विजिट के लिए गई थी तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कि जब साथ में रहना पड़ा तो एक दूसरे की प्रॉब्लम नजर आई, वरना तो दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते थे जॉब के लिए, तो रिश्ता चल रहा था किसी तरह। तो लेकिन ये चीज सही नहीं है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो चीजें ठीक रहती हैं। तो आपसी समझ रहे और प्यार रहे, एक दूसरे के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करने का भाव रहे। लेकिन फिर दिक्कत वही ना आती है, डोमिनेशन। अगर हाँ, वही मैंने कहा ना कि अगर सही में प्यार है
तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिनेशन की किसी में भी, चाहे हस्बैंड, तुमने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस, हमारा देश टॉप करता है हस्बैंड बैटरिंग में भी। अच्छा। हाँ, तो हस्बैंड को मारने में भी यहाँ की जो पत्नियां हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो ये जो वायलेंस है ना, ये प्यार की कमी है। कल या परसों एक मामला आया बेंगलुरु से, हाँ, एआई इंजीनियर, हाँ, हाँ, और इसके बाद फिर कई सारे आंकड़े भी आए कि जो शादी के बाद सुसाइड रेट है बहुत पुरुषों में 3 गुना ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। महिलाओं की तुलना और इन पूरे जो सोचने का एक सिस्टम था फेमिनिज्म का, पूरा हिला कर रख दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये जो एलिमनी मांगना और जो ये सब चीजें हैं ना, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो एक सेलिब्रिटी डिवोर्स लॉयर हैं, काफी फेमस, और उन्होंने कहा कि कुछ कुछ महिलाएं जो अमीर परिवार से आती हैं वो तो इतनी ज्यादा एलिमनी मांगती हैं कि वो किसी भी स्टेट का जो एनुअल बजट है उससे भी एक्सीड कर जाए। तो ये बहुत भारी समस्या आ रही है। तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब वुमेन पे अत्याचार हुए और प्रो वुमेन लॉज बनी, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में आदमी और औरतें शादी नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ शादी का चलन ही खत्म हो रहा है। तो लिव इन का जो कह रहे हो, आज से करीब 25 साल पहले की बात है। तो एक जर्मन कंसल्टेंट आया था जहाँ मैं नौकरी कर रही थी। अच्छा। और हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ मैं प्रोजेक्ट में काम करती थी हरियाणा में, वहाँ हम गए। तो रास्ते में उसने मुझे एक फोटो दिखाई कि ये देखो। तो उसमें वो खुद था और एक बहुत प्यारा सा बेटा था, एंड ही सेड कि ये मेरा बेटा है। वाह, बहुत सुंदर, और ये तो तुम्हारी वाइफ होगी। तो बोलते हैं नहीं, मेरी वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड है। अच्छा। वहाँ पे शादियां नहीं करते लोग, क्योंकि प्रो वुमेन लॉ इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर डिवोर्स की बात हुई तो आदमी लोग कंगाल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे शायद भारत भी उस तरफ ना बढ़े, ये डर लगता है कि जिस तरह की प्रो वुमेन लॉज हैं वो ऐसा ना हो। बट मैं फिर से बोलूंगी कि होपफुल इसलिए हूँ कि मेरे मेल स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी जाते हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी भी फीमेल स्टूडेंट को जानबूझ के मेल स्टूडेंट या जो भी मेल अगर है उसकी साइड ना लेते हुए, तो वो फेयर रहते हैं। तो तुम लोगों से होप बहुत है कि जो हमारी जनरेशन में काफी कमियां रही वो तुम लोग ठीक कर दोगे, कि फेयरनेस होनी चाहिए। अब बहुत हुआ ये जेंडर का ड्रामा, अब हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहिए। शादी के तलाक के साथ साथ जो वृद्धाश्रम है भारत में, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये भी है सच्चाई, और तुमको ये भी बताऊं कि 11.3% ऑफ द एल्डरली इंडिया में वो अकेले रहते हैं। अच्छा। तो वो भी समस्या है, वृद्धाश्रम में भेजा जाना भी समस्या है। अभी कुछ दिनों पहले का एक केस था जहाँ पे एक स्कूल्स है ना जो आसपास, वो वृद्धाश्रम विजिट कराते हैं अपना बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं। तो एक स्टूडेंट वहाँ पे गई और उसको वहाँ पे अपनी दादी मिली। अच्छा। पेरेंट्स ने झूठ बोला हुआ था कि नहीं वो दादी तो गांव में है, और वो वृद्धाश्रम में भेज दी गई थी। तो वृद्धाश्रम जो है वो कम से कम इंडियन इथॉस के अगेंस्ट जाते हैं। हमारे समाज में कभी भी ऐसा नहीं रहा। एक बहुत अच्छा पोस्टर था जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। हेल्पेज इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुजुर्गों के साथ काम कर रही है। तो उन्होंने ऐसे हाथ का वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे और ये बूढ़ी दादी, और उन्होंने कहा था ब्रिज दिस गैप। एक ही तो हाथ है ना, तो इसको अलग क्यों करना है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो हम जब ये इंटीग्रेटिव व्यू लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आजकल स्कूल्स में कर रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी बेस्ट ग्रैनी डे या बेस्ट ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड का अवार्ड देना। तो ये सब चीजें हमको इनकलकेट करनी चाहिए ताकि बुजुर्गों को वापस वो जगह मिले जिसके वो हकदार है। शादी के साथ ना शादी की एज पे काफी चर्चा होती है कि बेस्ट एज क्या होनी चाहिए। अब लोग 35-40 पे जाके शादियां करते हैं। आपके अनुसार से एक स्वस्थ परिवार के लिए, एक सेहतमंद परिवार के लिए शादी की वेस्टेज क्या, और जो ज़्यादा एज में शादियां कर रहे हैं उसका क्या नुकसान है, या
उसका क्या अच्छी चीजें हैं? अ, देखो, मेरा मानना ये है कि जब परिपक्वता लगे हम्म, किसी को भी, हम्म, जितना ज्यादा हम बेहतर समाज बनाएंगे ना, हम्म, उतना ज्यादा हम बाहर के रूल से कम गवर्न होंगे, हम्म, उतना ज्यादा हम आंतरिक जो समझ है उससे ज्यादा गवर्न होंगे। हम्म, तो अगर मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हूँ हम्म, एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए एट द एज ऑफ 25, हम्म, तो मुझे उस एज में जाना चाहिए। अभी क्या है कि शादी होना और बच्चे होना, हम्म, ये दोनों बाहर बाहर, के लोग गवर्न करते हैं, हम्म, पति पत्नी नहीं पति, करते। आप शादी कर, हाँ हाँ, तो शादी हुई, अच्छा अब तो बच्चा हो ही जाना चाहिए, हाँ, नहीं है तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होगी, ये हाँ, होगा वो होगा। तो और दूसरी चीज बिल्कुल सही कहा कि कहीं पे हमारे उसमें अब शिक्षा नीति बदली है तो शायद चीजें बदले, बिल्कुल, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी खत्म करते करते 30 साल हो जाती है, अच्छा, फिर अच्छी नौकरी ढूंढेंगे कहीं पे नहीं हाँ, सेटल होने के लिए, वो तो 35 हो गई, और 35 साल में शादी करेंगी तो बायोलॉजिकली जो है वो नुकसान मेंटली होना है। इसका कोई नुकसान होता है? मेंटली इससे ज्यादा एक तो ये क्या है कि जैसे जैसे हमारी पर्सनालिटी परिपक्व होती है ना, तो हमारी एडजस्टमेंट इशू ज्यादा बढ़ जाते हैं, कि हम ज्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं, मेरे सोचने का यही तरीका सही है। जब चाइल्ड मैरिज होती थी, मैं चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ढाला जा सकता था। अर्ली एज में एक बहू परिवार में आती थी तो बहू को उस तरीके से ढाल दिया जाता था। तो लेकिन हर सिस्टम के जब हम उसको रूल की तरह ले लेते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए, तब चीजें गड़बड़ा। उस सेंस में ये नहीं है, लेकिन जो पर्सनालिटी क्रिस्टलाइज हो जाती हैं तो काफी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो हाँ, कहीं मुझे 2-3 बातें जरूर ये बोलनी है आपके थ्रू कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग या चाहे आप ही के इसी इनिशिएटिव के थ्रू कि जब आप पार्टनर सिलेक्शन की तरफ जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या ये है। मैंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाया है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे सच में प्यार है। तो ये जो लाइफ स्किल्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट हर स्टेज के, उन पे हमको फोकस करना चाहिए। हम अपनी एजुकेशन में कभी नहीं सिखाते कि एंगर को कैसे मैनेज करना है। तो हस्बैंड एंगर मैनेज करता है वाइफ को मार के, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चीजें सिखाएं कि ये एक इमोशन है, इसको ऐसे डील किया जा सकता है, तो परिवार स्वस्थ बनेगा और फिर सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये एक इस तरह से, एक जैसे पेड़ है और पेड़ की बहुत सारी जो टहनियां उगाती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर जड़ें स्वस्थ होंगी तो फिर पूरा सब पूरा पेड़ स्वस्थ होगा। एक बेहतर परिवार का सिस्टम क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जहाँ हम, हमारे देश में तो जन्म कुंडली मिलाते हैं, इतने गुण मिले उतने नहीं मिले, उन सबसे अलग हटके हमको थोड़ा सा टेम्परामेंट पे और आपसी समझ पे बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल एक जैसी लाइक्स डिसलाइक्स होनी चाहिए, वो है ही नहीं, वो तो अलग होंगी ही, लेकिन 36 के 36 गुण कहीं मिलेंगे ही नहीं। वो तो होंगे ही, लेकिन क्या है कि एक छोटी सी समझ कि मेरा पार्टनर मेरी जरूरतों को, मेरी इच्छाओं को, मेरे सपनों को अहमियत दे और मैं उनके दूं, तो चीजें बेटर होंगी। आपको एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। तो और क्या है कि हर रिश्ता जो होता है वो एक छोटे से पौधे की तरह होता है, नन्हे से पौधे की तरह। उसको थोड़ा सिक्योरिटी, थोड़ा प्यार चाहिए होता है। जैसे हमने बात की ना कि मोबाइल में लगे हुए हैं, तो कहाँ से वो रिश्ता मिलता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च स्टडी देखी थी कि अगर आप 19 मिनट हफ्ते में या शायद महीने में था, लेकिन 19 मिनट एक रिलेशनशिप को अनडिवाइडेड अटेंशन दे दें, तो वो रिलेशनशिप ग्रो करेगा। अच्छा। वो मजबूत होगा, अनडिवाइडेड। ये नहीं कि उधर से फोन देख रहे हैं, अच्छा ये काम करना था। तो वो हम कहीं पे जो अनडिवाइडेड अटेंशन देना भूले हैं ना, तो हम खुद टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। और वहीं हमारी जिंदगी से भी वो जो हैप्पीनेस है, वो जो पीस है, वो जो शांति है, ये सब चली गई है, सुख शांति चैन, क्योंकि वो हम टूट गए हैं। योगा का मतलब आसन करना नहीं होता, योगा का मतलब एक हो जाना होता है अंदर से। वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ एक परिवार की संरचना, समाज की संरचना पर इतने विस्तार से इस फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अब आपसे भी गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मधुर रिश्ते रखें। अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो, उसे बातचीत करके हल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।